फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे विद्यालय में लिंग भेदभाव की विद्यालय में समाज में लिंग भेदभाव। एक समाज में किस प्रकार से लिंग भेदभाव किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बालक एवं बालिका जब परिवार से बाहर निकलकर एक समाज में जाते हैं समाज में जाते हैं तो उनको भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है। एक बालक किसी भी प्रकार के कपड़े पहन के बाहर निकल सकता है, जबकि एक बालिका कुछ इस प्रकार के कपड़े पहन के बाहर निकलती है, जैसे कि एक स्टॉप तो समाज के लोग उस पर उंगली उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के भेदभाव हमेशा समाज में जब बालक बालिका आता है तो उससे आते ही मिलने लग जाते हैं, जबकि बालक इस प्रकार के कपड़े पहन के जाए तो बालक से कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बालिकाओं को इस कार्य के प्रति वो है। जबकि एक बालिका पुलिस एवं अन्य बेल्ट लाइन में नौकरी करती है तो वो उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जब एक बालक इस प्रकार की नौकरी करता है तो उनके लिए अच्छी हो जाती है। इस प्रकार से हमारे जो समाज के कुछ लोग हैं उनकी संकीर्ण सोच एवं संकीर्ण स्थिति तो समाज के अंतर्गत कुछ लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होते हैं। तो उनमें से सबसे फर्स्ट आता है वयस्क। वयस्क स्थिति में भेदभाव, जैसे एक लड़का और एक लड़की दोनों वयस्क होते हैं, अब्बर के होते हैं, तो एक बालक जब वयस्क होता है तो समाज कहता है कि लड़का युवा हो गया है, तब उसको उसकी चिंता किसी को नहीं होती है। तब एक लड़की वयस्क हो जाती है तो उसकी चिंता एक फैमिली वाले गार्जियन माता पिता और उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी उसकी चिंता होना स्टार्ट हो जाता है। अभिभावक भी इसलिए चिंतित होते हैं कि एक बालिका का अगले धन एकत्रित करने की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए इस प्रकार का भाव होता है। जबकि एक बालक और एक बालिका हम दोनों जब समान रूप से बराबर के रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं, तो इस प्रकार का भेदभाव हमें हमारे सामने देखने को मिलता है। जबकि ऐसा नहीं, एक बालक के लिए जो कार्य करने और एक बालिका के लिए पेरेंट्स गार्जियन को सबको एक समान कार्य करने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। सेकंड है विवाह संबंधी
परंपरा में भेदभाव। तो आप देखते हो एक बालक और एक बालिका का तो प्रत्येक पेरेंट्स को अपने बच्चों का करना होता है, लेकिन कुछ विवाह से संबंधित ऐसी परंपराएं हैं जो की स्थितियों में भेदभाव देखा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति का विवाह होता है तो कन्या उसके पक्ष में करती है, तो कन्या को विवाह के समय धन एवं अनेक प्रकार का सामान भी दिया जाता है। बालिका कन्या को इस प्रकार से समझा जाता है कि वो उसके आज्ञा का पालन करेगा, उसके अधीन रहेगी। कन्या पक्ष सदैव अपने अधिना स्वीकार करता है, तो इससे एक बालिका पक्ष एक अपराध के बोझ के नीचे दब जाता है, जो कि आज उसके माता पिता को बालिका होने के कारण उसको झुकना पड़ता है। ऐसा नहीं, इस समाज में सारे लोग एक दूसरे के सामने झुकते हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें एक बालिका है या शादी होगी तो शादी के बाद हम इस चीज़ को समझे कि ये हमारे अधीन रहेगी, इसके फैमिली वाले अधीन रहेंगे, हम इनसे जो कहेंगे वो करेंगे। ऐसा कुछ वर्तमान स्थिति का जो दलता हुआ स्वरूप है उसमें बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन एंशिएंट काल में इस प्रकार की घटनाएं कुछ सालों पहले तक भी थी। कुछ अपवाद के स्वरूप वर्तमान समय में भी इस प्रकार की घटनाएं देखते हो। उसके बाद अगला आता है पति पत्नी के उत्तरदायित्व में भेदभाव। आप देखते हो एक पुरुष जिस प्रकार से कार्य करने की क्षमता होती है अपने उत्तरदायित्व को, उसी प्रकार एक महिला को भी समान रूप से अपने उतने उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। तो आप देखते हो कि सामाजिक जीवन में व्यापक अंतर देखा जाता है कि स्त्री कुछ कार्य करती है, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभा सकती है, लेकिन तब स्त्री अपने घर का काम करती है तो उसको इस प्रकार के उत्तरदायित्व पाना एक उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से पाने के लिए नहीं मिलता है, तो उस प्रकार से उसको इस प्रकार की कब भेदभाव उत्पन्न होता है। जब पति धन कमा के लाता है तो सारे उत्तरदायित्व को कार्यान्वयन पति करता है, लेकिन तब पत्नी भी साथ साथ कमाती है तो कुछ उत्तरदायित्व उसके पास भी हो जाते हैं। तो रसोई घर से लेकर अन्य सभी आवश्यकता कार्यों को दायित्व स्त्री को दे दिया जाए तो उसमें समाज के विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध होना समझा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अपवाद स्वरूप चलता आ रहा है भेदभाव की स्थिति।
4 स्त्री पुरुष के अधिकारों में भेदभाव। आप देख तो अधिकार तो सबके लिए हैं, समान रूप से होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्त्री के लिए अलग से अधिकार बने, पुरुष के लिए अलग से अधिकार बने, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिकार एक स्त्री को भी उतना ही है और एक पुरुष को भी उतना ही है। के मध्य भेदभाव देखा जाता है। भारतीय समाज आज के समय बालिका को बताया जाता है कि उसके पति पत्नी परिवार वो हमारे पूज्य हैं और आपके पूजनीय रहते हैं। तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है। जो सीनियर लोग होते हैं अपन से बड़े, वो सभी अपने पूजनीय या सम्मान के लायक होते हैं, सम्मानजनक होते हैं। तो कन्या के अधिकारों को उसके फैमिली वाले उनको वहीं पर समाप्त करके भेजते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके सास ससुर पति इन सबको पूर्णतः इन चीज़ों के लिए उन्मूलित कर दिया जाता है कि ये सारे अधिकार अब उनको दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से ये है। अगला पॉइंट आता है निर्णयन की प्रक्रिया। क्रिया में भेदभाव। आप देखते हो कि प्रत्येक चीज़ का निर्णय लेने के लिए प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को उतना ही अधिकार है जितना एक जेंट्स को है, तो अधिकार एक लेडीज को भी उसके संबंध में उतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ का निर्णय एक जेंट्स कर सकता है, तब कि उसका निर्णय एक स्त्री से भी पूछ के आप हमें करना चाहिए। चाहे ने किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सामाजिक हो या घर परिवार का हो, तो स्त्री पुरुष दोनों को निर्णय करने का समान अधिकार है। ऐसा नहीं कि निर्णय करने की प्रक्रिया में भी एक जेंट्स को अधिक में माना जाता है। तो इस प्रकार का जागरूकता और स्त्री के द्वारा अपने भूमिका का उपयोग इस प्रकार के निर्णयों में किया जाता है, जो निर्णय की जो प्रक्रिया रहती है, जिससे किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो। सहभागिता। आप देखते हो सहभागिता संबंधी भेदभाव। आप देखते हो कि एक स्त्री और पुरुष दोनों में सहभागिता का संबंध अवश्य रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्त्री अलग रूप से अपने सहयोग करे और पुरुष अपने अलग उससे सहयोग करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखते हो कि दोनों में समान रूप से का एक दूसरे का सहयोग करने की शक्ति होनी चाहिए। एक दूसरे को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे एक पुरुष
धन कमाने में स्त्री से अपेक्षा करता है कि उसकी नौकरी में वो सहभागी बने, परंतु उसका पति उसके रसोई घर में उसका सहभागी बने। तो एक दूसरे को इस प्रकार से सहभागिता का कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की एक्टिविटियाँ जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे वो जल्दी और शीघ्र वो हो सकती हैं। तो इसके बाद अगला है व्यवसाय संबंधी में भेदभाव। आप लोग देखते हो कि भेदभाव की स्थिति हर जगह आती है, चाहे कोई भी व्यवसाय हो या अन्य किसी प्रकार का हो। तो इसके अंतर्गत आप देखते हो कि कोई भी व्यवसाय करने के लिए एक जेंट्स जाता है, प्रथम अवस्था में स्त्री को किसी भी प्रकार के रोजगार के लिए स्वीकार नहीं किया जाता है, लेकिन विशेष परिस्थिति और समाज की मांग के अनुसार स्त्री को रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसा जैसा कि उनके साथ रोजगार में भेदभाव किया जाता है, स्त्रियों के लिए सिलाई बढ़ाई, शिक्षण एवं बैंकिंग आदि व्यवसाय अच्छा माना जाता है। पुरुषों को सभी प्रकार को व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार समाज व्यवसाय की चयन में की स्थितियों में इस प्रकार उत्पन्न होती रहती हैं कि स्त्री और पुरुष एक स्त्री के लिए कुछ व्यवसाय होते हैं, जबकि एक जेंट्स के लिए संपूर्ण कोई भी व्यवसाय हो सकता है। उसके बाद अगला आता है शिक्षा संबंधी भेदभाव। आप देखते हो शिक्षा संबंधी भेदभाव भी एक दूसरे में देखने को मिलते हैं कि एक बालक है उसको अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, एक बालिका को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। समाज में बालकों की शिक्षा का उद्देश्य बाहर जाने के लिए शिक्षा दी जाती है, जबकि बालिकाओं में इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता है, उनको बाहर जाना अध्ययन की अनुमति नहीं होती। बालक होता है उसको हम लोग कितनी भी दूर अध्ययन करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन बालिका को इतनी दूर हम अध्ययन करने के लिए नहीं भेज सकते। तो इस प्रकार से ये एक शिक्षा संबंधी भेदभाव है। अगला पॉइंट आता है कार्य क्षेत्र संबंधी भेदभाव। आप देखते हो कि एक कार्य क्षेत्र एक स्त्री का कार्य क्षेत्र सीमित है, जबकि एक जेंट्स का कार्य क्षेत्र असीमित है। समाज में स्त्री पुरुषों के जो कार्य क्षेत्र की क्षमता है उसके बीच में असमानता देखी जाती है, भेदभाव देखा जाता है। प्रथम बालिकाओं के कार्य क्षेत्र को घर के अंदर तक ही सीमित रखा जाता है, जबकि बालकों को कार्य क्षेत्र को बाहर के लिए भी सुरक्षित रखा जाता है। बालिकाओं के लिए झाड़ू लगाना, भोजन तैयार करना, घर की स्वच्छता ऐसे स्त्री संबंधित कार्य दिए जाते हैं, जबकि कोई भी पुरुष इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। तो इस प्रकार की भेदभावता उत्पन्न देखे जाती है। इसके साथ अगला पॉइंट आता है आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव।
आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव, इस चीज को भी आप देखते आ रहे हो। एक स्त्री और पुरुष कोई भी क्षेत्र में क्यों ना हो, उसमें भेदभाव अवश्य रूप से देखने को मिलता है। किसी क्षेत्र में कम, किसी क्षेत्र में ज़्यादा। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कि आर्थिक क्षेत्र परिवार का सामान्यतः अर्थव्यवस्था जेंट्स के हाथ में होती है, लेकिन एक लेडीज के हाथ में नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि सारे अधिकार जेंट्स को दे रखे होते हैं, स्त्रियों को नहीं। तो उसी प्रकार एक परिवार के लिए स्त्री पुरुष दोनों के लिए धन का अधिकार होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। सारा अधिकार एक जेंट्स के पास या पुरुष के पास रहता है। स्त्री कहीं कमाती नहीं है तो उसको ये आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, जबकि जेंट्स बाहर से कमा के लाता है, घर में कार्य कर, तो इसके घर में कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, तभी हम लोग बाहर से आर्थिक कमाई करके लेके आ सकते हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो हम बाहर से आर्थिक पैसे या कोई भी चीज़ घर के अंदर कमा के लेके नहीं आ सकते। इसके साथ है अगला सांस्कृतिक क्षेत्र संबंधी भेदभाव। सांस्कृतिक क्षेत्र संबंधी भेदभाव। आप देखते हो सांस्कृतिक के क्षेत्र में एक जेंट्स किसी भी चीज़ में भाग ले सकता है, लेकिन एक स्त्री हर जगह हर क्षेत्र में भाग लेने का अधिकार उसको नहीं दिया जाता है। कुछ इस प्रकार की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी एक ही स्त्री और पुरुष या बालक बालिकाओं को समान रूप से अधिकार दिए जाएं, जबकि लोक नृत्य का कार्य स्त्रियों का माना जाता है। इसके साथ साथ अनेक नाटकों एवं कथाओं में स्त्री पुरुष की स्त्री को पुरुष के अधीन ताम में दिखाया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के साथ देखते हो कि जैसा को राजा हरिश्चंद्र के नाटक में स्त्री के परंपरा का निर्वहन में तारा को कष्ट उठाना पड़ता है। उसी प्रकार अनेक कथाओं के कार्यक्रम में स्त्री पुरुष के उच्च और निम्न श्रेणी के बारे में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार की जो सांस्कृतिक क्षेत्र के संबंधित भेदभाव हमारे सामने को देखने को मिलते हैं। अगला है सोच संबंधी भेदभाव। सोच संबंधी भेदभाव। आप देखते हो बच्चों की प्रत्येक इंसान की सोच अलग अलग होती है। एक स्त्री की सोच अलग होती है, एक पुरुष की सोच अलग होती है, एक छोटे बालक की सोच अलग होती है, बड़े बालक की या वयस्क बालक के अलग। तो इस प्रकार से हमें सोच एक संकीर्ण सोच हमारे दृष्टिकोण के अंतर्गत उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की सोच हमें नहीं से
सभी को समान रूप से सहयोग करने की, एक बालक और बालिकाओं में या स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार के भेदभाव के बारे में सोच नहीं रखनी चाहिए। सभी को समान रूप से सोच रखनी चाहिए। चाहे स्त्री या पुरुष की अलग अलग क्षेत्रों में योग्यता एवं क्षमता कम हो, लेकिन उनकी क्षमता का आकलन एक दूसरे से नहीं किया जा सकता। स्त्री एक नॉर्मली का कार्य कर सकते हैं, जबकि एक पुरुष हार्ड वर्क भी कर सकता है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो इस प्रकार से उन दोनों की क्षमता का आकलन एक दूसरे से हमें नहीं किया जाना चाहिए, हमारी सोच है। और उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि सामाजिक व्यवस्था में एक स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करके परिवार में लिंग भेदभाव के बीज बो दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे एक परिवार से दूसरे परिवार में, तो इस प्रकार संपूर्ण समाज में उसको धारण कर लेता है। जबकि स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए, समान मानना चाहिए, किसी भी प्रकार लिंगी भेदभाव उन दोनों में नहीं करना चाहिए। तो ठीक है विद्यार्थी, आगे शेष बचा हुआ अगले वीडियो में लेंगे। थैंक यू।